दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ पत्रकारिता जगत की एक बहुत ही प्रख्यात शख्सियत हैं के विक्रम राव साहब, जिनका पूरा जीवन समर्पित है पत्रकारिता को। 60 साल उनकी पत्रकारिता जीवन को हो चुका है। इसके साथ ही साथ उनके पिताजी भी पत्रकार रहे हैं, एक नेहरू जी के ज़माने में के रामाराव साहब। और इसके साथ एक जो बहुत बड़ी समय की सीमा देखी है राव साहब ने, इमरजेंसी से लेके और अभी तक का जो मीडिया पे दबाव है या जो बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में रहती हैं, वो सब सारी चीज़ें देखी हैं। एक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हम राव साहब को देखते हैं, कितनी पीढ़ियाँ उन्होंने निकाल दी होंगी अपने सामने लोगों को सिखा के। ऐसी शख्सियत से बात करना हमारे लिए आज बहुत ही गर्व की बात है। और हमने जब पत्रकारिता शुरू किया था तो हमें कभी ये नहीं लगा था कि हमें राव साहब का भी इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सब जानते हैं, कुछ नया बताना बड़ा मुश्किल होता है। हम आपके उस दौर से शुरू करना चाहते हैं जब आप बच्चे रहे होंगे, आपने अपने पिताजी को देखा होगा पत्रकारिता करते हुए। क्या वो दौर था और कैसे वो छाप आपके जीवन पे पड़ी? जब मैंने होश संभाला अर्थात करीब 5 साल का हुआ था जी, 4-5 साल, तो मेरा पहला अनुभव पत्रकारिता का यही था कि पिताजी तब केसरबाग के नेशनल हेराल्ड में जाते थे। जी जी। वो संस्थापक संपादक थे। हाँ। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे उस वक्त जी। तो एक बार दीक्षित बिल्डिंग नजरबाग जहाँ हम लोग रहते थे, हाँ हाँ, वहाँ नेहरू भी आए और मामूली सा घर था जी, सोफा का सवाल नहीं उठता है। हाँ हाँ। वो बैठे कुर्सी पर, काफ़ी देर बातचीत हुई। तब तक मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा आदमी हमारे घर आया है। हाँ। मैं समझता था कि चेयरमैन है। हाँ। मेरे पिताजी एडिटर है। हाँ। तो चेयरमैन से बड़े होते होंगे। हाँ हाँ। हालांकि उस वक्त था भी ऐसा ही। आपकी उम्र कितनी रही होगी? मैं करीब 4-5 साल का रहूँगा। अच्छा। हस्तक्षेप नहीं होता था जो सही माने में चेयरमैन एडिटर का, कि एडिटर अपनी आत्मा को अपनी कहता था, कोई हस्तक्षेप नहीं था उसमें। नेहरू केवल विदेश नीति भी संपादकीय लिखते थे और यदा कदा बताते थे कि हम लोग की नीति ये होगी कि अभी हिटलर का विरोध करना है, मसूलनी का विरोध करना है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध ज़्यादा आलोचना नहीं करनी है कि वो अपने जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, वगैरह वगैरह। ये मतलब आज़ादी के पहले की बात? हाँ, ये बात है सन 42-43 की। अच्छा। तो मैं सुनता था तो कोई ज़्यादा तो नहीं समझता था, लेकिन अब मैं जब घूम के देखता हूँ, उस ज़माने में ये बातें होती थी तो बड़ी अद्भुत बातें थी। जैसे मैं बताऊँ आपको, उसी वक्त जापान को हरा के ब्रिटेन जीत गया था। अच्छा। तो हवाई जहाज से तमाम यूनियन जैक झंडे फेंके गए लखनऊ में। नजरबाग मोहल्ले में बहुत फेंके गए। तो कई लोगों ने मोहल्ले में झंडे को बटोरा और झंडे को फहराने के लिए कोशिश की अपनी छत पर। मेरे बड़े भाई थे के एन राव, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, IAS में आए और वो ऑडिटर जनरल भी बने भारत के। तो उन्होंने वो मुझसे बड़े थे, तो सारे झंडे मैंने बटोरे। उनके जाओ सारे झंडे लोगों से मांग के लाओ, बटोर के लाओ। मैं बटोर के लाया। फिर उन्हें मिट्टी के तेल उगाया और उसमें आग लगा जला दिया। अच्छा। उनके ये क्या किया? उनके ये अंग्रेज़ों का है, हमें विरोध करना है, पिताजी जेल में हैं। सन 42 की बात की। तब हमारे फादर हेराल्ड बंद हो गया था, वो जेल चले गए थे। तो उनका जो लोगों ने हमारे पिताजी को जेल में रखा है, उनके झंडे तुम लहराओगे। छोटा था, समझ गया कि जो हमारे पिताजी के खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है। तो ये मेरा पहला अनुभव था कि पत्रकारिता कैसे। और फिर घर पे छापा पड़ा था उसके बाद। पुलिस वाले सारा घर घेर लिया था। बहुत तलाशी ली। कुछ चिट्ठियाँ मिली अरुणाचल अली की, आचार्य नरेंद्र देव की, रफ़ी अहमद किदवई की, कुछ चिट्ठियाँ मिली घर में। उसमें कुछ प्रोग्राम भी था कि कहाँ विरोध करना है, नेता लोग जेल चले गए, क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें थी। तो ये मेरा पहला अनुभव है उस वक्त का। अच्छा। संपादक मतलब खतरा। अच्छा। आप पत्रकारिता जीवन में कब आए? ये भी एक संयोग है जी। मैंने MA किया लखनऊ विश्वविद्यालय से
और मैं लेक्चरर हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस पर, हाँ, आगरा यूनिवर्सिटी में। हाँ, और उसके बाद फिर टीचिंग जॉब था, हाँ, लेकिन पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, अध्यापन पढ़ना होता है, लेकिन वो रुचि, वो तेज़ी वो नहीं था। हाँ, तब तक जैसे आशा की जाती है हर भारतीय युवा से, हाँ, IAS, हाँ, मैं भी बैठा IAS में। हाँ, लोगों की जिद थी, खूब पढ़ा, पिताजी ने भी कहा पढ़ो, हाँ, मैं पढ़ा। हाँ, तो IAS में फेल हो गया, हाँ, लेकिन IPS में सेलेक्ट हो गया था। अच्छा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी, हाँ। क्योंकि बचपन से पुलिस के खिलाफ मेरे मन में एक विद्रोह पैदा हो गया था। पिताजी की जेल जाना, हाँ। हमारे छात्र जीवन पे लखनऊ विश्वविद्यालय में पुलिस लाठीचार्ज करना, मारना, गोलियां चलना। हमने सामने छात्र नेता ज्ञानेंद्र को मरते हुए देखा, जी, जी, तड़प की गोली से। तो पुलिस सेवा से मुझे नफरत हो गई थी। हाँ, तो उनका मैं IPS में नहीं जाऊंगा। हाँ, लोग मुझे बड़े नाराज हुए, हाँ, हाँ, कितना अच्छा होता है, तुम चले जाओ। हाँ, मैं कह नहीं, हाँ, IAS क्या है, आकर्षण था। हाँ। IFS और ज़्यादा आकर्षण था, हाँ, विदेश सेवा, फॉरेन सर्विस, हाँ, लेकिन नहीं किया। IPS करनी था। IPS में पसंद नहीं था, वह गया ही नहीं। हाँ, तब तक लेक्चरर हो गया था, हाँ, और बाद में फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की फर्स्ट ट्रेनिंग स्कीम निकाली थी अच्छा, 1961 में, हाँ, साहू जैन सर्विसेज कलकत्ता ने। हाँ, बाद जितने बड़े पत्रकार आए, जैसे MG अकबर था, जी, जी, ये तो 9वें बैच में थे, हाँ। मैं पहली बैच में था। हाँ, हाँ, और वहाँ काफ़ी मशक्क़त थी हाँ, कि भारत में करीब 36,000 लोग अपियर हुए थे, मुझे याद है। हाँ, चेन्नई, मतलब मद्रास था, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह में। हाँ, और 36,000 में केवल 50 बुलाए गए इंटरव्यू बम्बई में, हाँ, और 50 में केवल 6 सेलेक्ट हुए। हाँ, तो मैं समझ गया मैंने बड़ी IAS से ज़्यादा कठिन इम्तहान पास किया है। हाँ, थोड़ा उसे मेरे पिताजी का बैकग्राउंड भी था हाँ, कि पत्रकार का बेटा है, हाँ, तो पत्रकार बेहतर होगा। हाँ, अब पता नहीं कहाँ तक गलत और सही साबित हुआ, हाँ, क्योंकि मैं ईमान के चलता हूँ, वकील, डॉक्टर, इनके बेटे अगर पेशे में आते हैं तो अच्छा करते हैं, हाँ, क्योंकि प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग उन्हीं हो जाती ट्रेनिंग है। हो जाती है। हाँ, जैसे सोनार है, हाँ, या लोहार है, हाँ, किसान है, जी, जी, वो लोग अपने परंपरागत राजनीति नहीं, राजनीति में, राजनीति में तो अवसरवाद है, लूटपाट है, हाँ, बाप के नाम पे लूटते लिए नहीं, वंशवाद के भी खिलाफ हूँ। हाँ, लेकिन ऐसे जो क्राफ्ट है, प्रोफेशनल कैरियर है, जी, ये अच्छे हैं। इसमें तो ट्रेनिंग हो जाती पहले राउंड में ही। हाँ, हाँ। तो यही मेरा प्रवेश रहा पत्रकारिता में। आपके ताऊ जी भी पत्रकार? हाँ, मेरे बड़े पिताजी के बड़े भाई के पुन्नैया, जी, के पुन्नैया चेन्नई में काम किया उन्होंने, बाद में वो कराची चले गए। जी, वहाँ साधु वासवानी, हाँ, जिनका पूना में बहुत बड़ा आश्रम भी है, जी, जी, साधु वासवानी संत आदमी थे, हाँ। ऋषि थे। हाँ, उन्होंने एक अखबार खोला था वहाँ, हाँ, सिंध ऑब्जर्वर, हाँ, अंग्रेजी में। हाँ, और पिताजी को उसमें, चाहे ताऊ जी को रखा, उसे पिताजी को कुछ बुला लिया था काम करने के लिए। हाँ, तो वो सिंध ऑब्जर्वर अंग्रेज़ों के तक कट्टर विरोधी नहीं था। हाँ, हाँ, वो कुछ जैसे उस गोखले साहब थे, हाँ, या ऐसे कांग्रेस नेता जो नरमपंथी थे, वामपंथी नहीं थे, हाँ, तिलक की तरह। हाँ, ये लाल बालपाल, लाल लाजपत राय, गंगाधर तिलक, उनकी तरफ वो कड़े नहीं थे। हाँ, हाँ, तो वो जो नरम दल था, इसका वो अखबार था। जी, और ताऊ जी उसके बिल्कुल फिट बैठे, क्योंकि बड़े नम्र, बड़े सौम्य, हाँ, कोई लड़ते नहीं थे वो। अच्छा, मेरे पिताजी तुलना में तो बहुत ही सज्जन थे। अच्छा, और मेरे पिताजी तो लड़ाके थे। हाँ, हाँ, मॉरिस हेलेट यहाँ राज्यपाल था, गवर्नर। हाँ, उसको पिताजी ने कह दिया, तुम कितने दिन रहोगे, हाँ। एक दिन तुमको जाना ही है, हाँ, यूपी आज़ाद होगा। हाँ, क्योंकि हेलेट ने बलिया में, गोंडा में, आजमगढ़ में बहुत जुल्म किया। हाँ, हाँ, सन 42 में गोलियों तोप के सामने उड़ा दिया लोगों को। हाँ, हाँ, इतना जुल्म किया यूपी में, हाँ, मेरे ख्याल से भारत में कहीं इतना नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि हेलेट में छपा था, हाँ, मैं बाद में पढ़ता रहा जी, इसको। जी। आपने बहुत सारी मीडिया में आने के बाद एक लंबा दौर गुजारा, 1962 से लेकर और 22 तक, आज 60 साल करीब हो रहा है। आज भी आप सक्रिय पत्रकारिता में हैं। बहुत सारी विधानसभा की कार्रवाइयाँ, बहुत कई भाषाओं को भी आप जानते हैं। क्या अनुभव रहा, कुछ बताइए लोगों को, कैसे वो दौर था?
जैसे मैं बताऊँ आपको, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक मैंने सबकी रिपोर्टिंग की है, और अंतरंग तौर पे मोरारजी देसाई की भी। तब मैं अहमदाबाद में था और वो गुजराती के नाते उनसे सानिध्य था, संपर्क होता था। मुझे नेहरू की एक घटना याद है, 1964 उनके निधन के 1 महीने पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी बम्बई में, षणमुखानंदा हॉल में। नेहरू आए थे और उनकी आखिरी बैठक थी कांग्रेस कमेटी की। मैं एक जूनियर रिपोर्टर था, तो मुझसे कहा गया, चीफ रिपोर्टर ने कहा कि देखो इसमें, तब पंजाब एक था, उनका तुम हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पंजाब के कांग्रेस नेताओं से बात करो कि क्या हरियाणा स्टेट को आप पसंद करेंगे, हरियाणा स्टेट को आप अपनी ज़मीन देंगे कि नया राज्य बनेगा। अब ये मेरे मन माफिक था, तो हिंदी भाषी थे वहाँ के लोग भी। तो मैं पहले एच.एन. बहुगुणा से मिला। अच्छा। वो कांग्रेस यूपीसीसी के सेक्रेटरी थे। उनका, बहुगुणा जी ये हरियाणा बनने वाला है, पश्चिम यूपी के जाट के इलाके जाएगा, जाट के इलाके जाएगा, क्या करना है आपको? कहा भाई मैं तो सेक्रेटरी, मैं क्या बताओ, तो ये बात है गृह मंत्री और लोगों से पूछो, वो बताएंगे। यूपी का कितना हिस्सा जाएगा, हम लोग देना तो नहीं चाहेंगे, यूपी इतना विशाल प्रदेश है, लेकिन फिर भी लगता है कि मेरठ के आसपास इलाका जाएगा। फिर मैं मिला ये पंजाब वालों से। उस वक्त तो वो लोग भी बड़े हिचक रहे थे कि हम नया स्टेट नहीं चाहते, हम नहीं देना चाहते ज़मीन। अंततः हरियाणा बना। फिर उस वक्त मैंने एक घटना देखी, नेहरू बैठे थे मंच पर और मैं वहीं आसपास घूम रहा था, मंच के नज़दीक देख रहा था। वहाँ एक बच्ची गुजरी नेहरू के पास से। नेहरू ने उसको प्यार नहीं किया, छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं। मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि नेहरू को मैं बचपन से देखता आया हूँ, चाचा नेहरू लखनऊ के नेशनल से। छुआ नहीं उन्होंने। फिर मैंने आते अपने दोस्तों बता दिया कि नेहरू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तब तक वो भुवनेश्वर से लौट के आए थे और उनको लकवा तो लग गया था, लकवा मार गया था। और बच्चा गुजर जाए, पास से निकल जाए, नेहरू न छुए, ये अजीब व गरीब बात है। तो मैंने कहा लोगों ने मुझसे कहा नहीं ऐसे नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है उनका। और मेरे ख्याल से 14-15 दिन बाद नेहरू मर गए। अच्छा। मतलब मेरा जो एक रिपोर्टर का इंट्यूटिव परसेप्शन कहते हैं, सूंघने वाली बात, ये जीवन का पहला था। बड़ा लड़का था, मुश्किल से 20-22 साल का, लेकिन नेहरू को जो देखता रहा, मैंने कहा बच्चे को प्यार न करे, ऐसा ये संकेत है, ये संकेत है, अच्छा बुरा संकेत है। अब ऐसा साबित हुआ वो। तमाम विधानसभाओं में आपने फिर अब जैसे यूपी विधानसभा तो बाद में आया, 84 में जनता पार्टी सरकार बन गई थी। उससे पहले आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब विधानसभा रिपोर्टिंग करता रहा। गुजरात की विधानसभा मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि वहाँ स्पीकर इतना तंग नहीं करते थे प्रतिपक्ष को, मौका काफ़ी देते थे वो। अच्छा। थे तो वो कांग्रेसी, राघव जी लेहुआ करके राजकोट के थे। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि खासकर स्पीकर साहब विपक्ष वालों को मौका दें। ये अद्भुत बात है, क्योंकि स्पीकर भी सरकारी आदमी बन के, सत्तारूढ़ पार्टी का आदमी बन के दबाता है विपक्ष को। ये आम तौर पे देखा हर जगह, गुजरात में थोड़ा अंतर था। पर ये मैंने सुना था, पढ़ा था, पुरुषोत्तम दास टंडन जब यूपी विधानसभा के स्पीकर रहे, वो उनके बारे में सुना था कि वो भी अच्छा व्यवहार करते थे, ये संतुलन बनाए रखते थे विपक्ष में, सत्तारूढ़ पार्टी में। वो बिल्कुल निर्भीक थे और गुटबंदी से ऊपर थे। लेकिन इन सब के बाद मुझे जो महाराष्ट्र की असेंबली नागपुर में हुई, मैं नागपुर में था, वहाँ जब हुई तो वहाँ मैंने देखा काफ़ी लोग पढ़ के आते थे। अच्छा। विधानसभा के लोग, मैंने देखा आदत थी लाइब्रेरी जाने की, पुरानी प्रोसीडिंग्स पढ़ने की, अखबार 7-8 अखबार पढ़ने की, पत्रिकाएं पढ़ने की। तो विधायक ये सब करे, इतना अच्छा लगता है। पत्रकार के में सोचता था क्या ये लोग अच्छा करे, पढ़ रहे, जानकार है। फिर जब मैं यूपी आया उसके बाद, तो यहाँ मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखा। अच्छा। वही मुझे बहुत पसंद आया। विश्वनाथ प्रताप सिंह हर रोज़ सुबह अखबार पढ़ते थे,
खासकर संपादक के नाम पत्र, और उसके मुताबिक उन्होंने खुद मुझको बताया कि सुबह वो 1 घंटा टेलीफोन करते थे डीएम को। अच्छा। इस अखबार में ये खबर छपी है, तुम्हारे ज़िले के बारे में तुम्हें क्या कहना है, मुझे शाम तक रिपोर्ट भेजो उसकी, ये अत्याचार हुआ है या ऐसा ऐसा हुआ वगैरह, क्यों ऐसा हुआ। तो मुझे अच्छा इसलिए लगा पत्रकार के नाते कि ये मुख्यमंत्री है जो वाकई में अखबार के महत्व समझता है, अखबार के कॉलम को सूचना को इस्तेमाल करता है। वो मुझे कहते थे कि मैं तो आप रिपोर्टरों को अपना संवाददाता नहीं, अपना एम्बेसडर समझता हूँ कि आप लोग मुझे लाके खबर देते हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक मुख्यमंत्री कम से कम ऐसा सोचता है, जानता है, जानकार है, क्योंकि हर जगह तो टालने वाली बात हो जाती है। अखबार जो लिखा विश्वासी मत करो। अभी तक जो आज की दौर के पत्रकार हैं उनको एक भाषा से दूसरी भाषा सीखना बड़ा मुश्किल लगता है और सोचते हैं अब क्या सीखना। आप तो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं। ये बड़ी दुखद बात है। जैसे मेरा ये मानना है, मैं जहाँ जहाँ गया लेक्चर देने जनसंचार संस्थानों में, चाहे केरला हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो या लखनऊ का ही हो, मैं हर जगह पत्रकारों से एक गुरु उनको बताता रहा। हम कहते को कोशिश करो, समय कम नहीं हो, जानता हूँ काफ़ी समय है, पिक्चर मत जाओ, घूमो घामो मत। एक अंग्रेजी अखबार और एक हिंदी अखबार प्रदेश का, दिल्ली भी छपता हो, और तीसरा 2 आंचलिक अखबार लखनऊ बाहर की, 4 अखबार रोज पढ़ने की आदत डालो। और चारों में क्या हेडलाइन नहीं पढ़ना है, खबर पढ़ो। देखो इसे कौन सी खबर, सभी नहीं पढ़ सकते हो, इम्पोर्टेंट अखबार का पूरा पढ़ो। और दूसरा मैं उनसे कहता था, जैसे मैंने कर रखा है, मेरे पास करीब 5000 लिफाफे हैं पिछले 40 साल के। मेरा बेटा विश्वदेव है, ये सारी कतरें जमा करके रखी है। मैं हर पत्रकार से कहता था, भाई हम लोग सरस्वती के अध्यापकों के बाद हम ही लोग हैं जो सरस्वती की पूजा करते हैं। तो सूचना रखो, इन्फॉर्मेशन इज पावर, सूचना ही शक्ति है। कटिंग रखो, पूरा ठीक है, सब नहीं रख सकते हो। एक विदेशी मसला, 2 राष्ट्रीय मसला, एक आर्थिक और एक प्रदेश का। जैसे अब संसद में कई चीज़ छपती है, सवाल जवाब आते हैं, तो हर आदमी अपनी रुचि के मुताबिक, ताकि बड़े हो तो लोग कहे हाँ ये आदमी है 15-20 साल से जर्नलिस्ट रहा है, ये माहिर है इस विषय में। जैसे रोड एक्सीडेंट में है, जैसे बजट पे है, या जैसे अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर पर है, बाढ़ अर्थक्वेक है, कोई भी एक चीज़ चूज कर लो जिसमें आप महारत हो, और उसी में जम के पढ़ो ताकि लोग कह सके हाँ कभी कुछ हुआ है, इसको बुलाओ। इसको खुद संपादक है भाई, ये रिपोर्टर अच्छा इसी को भेजे ही करेगा। जैसे मैंने बाढ़ में बहुत पढ़ा, और गुजरात में खूब बाढ़ आती थी, नर्मदा में मैंने काफ़ी कवर किया। तो ये मेरी सलाह अभी भी हर पत्रकार को है कि बिना पढ़े पत्रकार नहीं बन सकते। पत्रकार बन भी जाओ तो आवारा बनोगे, क्या करोगे। आपने पत्रकार संगठनों के लिए बड़ा काम किया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। कि हमारा संगठन है इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, जो आज़ाद भारत का पहला संगठन था। और ये 7 जंतर मंतर दिल्ली में इसकी स्थापना भी। जवाहरलाल नेहरू आ तो नहीं पाए, उन्होंने 100 रुपए का चेक भेजा था। अच्छा। हमारे संगठन की स्थापना पर। ये 28 अक्टूबर 1950 की बात है। उस वक्त वो चेक तो हम लोग भुलाए नहीं। मेरे पिताजी लोग उपाध्यक्ष थे, चेक भुलाए नहीं। अभी भी हमारे पास, मैं अध्यक्ष हूँ, भाई हमारा चेक है वो। और चेक इसलिए नेहरू की दस्तखत के लिए जरूरी है, 100 रुपए का नहीं। तो ये उसका महत्व है। और फिर संगठन में उन्होंने संघर्ष किया, हड़तालें की, पत्रकारों के वेतन बढ़े, वेतन बोर्ड बनवाया उन्होंने, बछावत था, मनीषाना सिंह था, कई बनाए, पत्रकारों को फायदा तो हुआ है। लेकिन एक जो परेशानी हुई जब से ये कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, ये सारे अखबार के मालिक सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ मुनाफा। अब आप खुद सोचिए, अखबार के प्रथम पृष्ठ पर विज्ञापन हो, उसे आप समाचार पत्र कहेंगे? वो तो एडवर्टीजमेंट शीट है, विज्ञापन का पर्चा है वो। लेकिन है। और अब एक नहीं 3 फ्रंट पेज है, 3 फ्रंट पेज है हर अखबार की। फ्रंट पेज तलाशना मुश्किल है। कितना लूट है ये सब गलत बात है। हम लोग इसको रोक नहीं पाए। अब हम लोग बंटवारा हो गया, टूटे आपस में, बिखर गए हम लोग, एकता नहीं रही।
इसकी वजह से कमजोरी दबाव नहीं बन पा रहा, कमजोरी का ही असर है कि आज हम मैं प्रेस काउंसिल में था, वेज बोर्ड में रहा, वहाँ थोड़ी बहुत कोशिश की तो सुधारने की, सफल भी हुए, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली जितना हम चाहते थे। और उसकी दिक्कत ये है कि आप पत्रकार एक नहीं है, बट गए जी। आपने इमरजेंसी का में पत्रकारिता का दौर देखा और आज भी देखा है, जिस पे कहा जाता है कि आज गोदी मीडिया है, दोनों की तुलना कुछ करके समझाइए हम लोगों को। नहीं, इमरजेंसी तो बहुत, भगवान न करे दोबारा हो, तो क्रूर था, राक्षसी राज था। अब एक उदाहरण दूं, मैं पत्रकारों को तो बताऊंगा ही। जी। इलाहाबाद में एक प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर गिरफ्तार हुए कि वो खंबे पे चढ़ के तार काट रहे थे। प्रोफेसर, नाम भूल रहा उनका मैं। अच्छा। एक बड़े स्कॉलर थे, हिंदी के स्कॉलर थे। तार खंबे पे चढ़ के तार काट रहे थे और वो जन्म से अपने पैर की उंगलियों से लिखते थे। वो लुंज थे, खंबे पे कैसे हाथ नहीं थे। फिर भी उनको परेशान किया। शाह का विषय जब इंक्वायरी हुई इंदिरा गांधी के खिलाफ, मैं अपेयर हुआ, मैंने कहा ये देख लिया, आपको और कोई प्रमाण चाहिए कि प्रोफेसर लुंज है, बचपन से वो पैर से लिखता है, सारी दुनिया जानती है, और उसको आप खंबे पे चढ़ा दे रहे हैं उसको। ये मुझे अपना खुद याद है, जब मैं गिरफ्तार हुआ बड़ौदा डायनामाइट केस में, जॉर्ज फर्नांडिस प्रथम थे, अब एक्यूज 1, मैं एक्यूज नंबर 2 था। मेरे हमारे साथ CG के रेड्डी थे, जो हिंदू मद्रास के जनरल मैनेजर थे, प्रभुदास पटवारी थे, जो तमिलनाडु के गवर्नर हुए, वीरेंद्र शाह थे, पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुए, तो काफ़ी अच्छे लोग थे हमारे साथ। मुझे तो लगता था कि इन अरबपति वीरेंद्र शाह के साथ मैं मामूली रिपोर्टर, मेरा एक ही हथकड़ी बांधे जाते। मैंने कहा इंदिरा गांधी असली समाजवादी है, उसने मजदूर को, एक तो बड़ी मिलमारी को एक साथ बांध दिया। लेकिन वह एक चीज़ जो मुझे लगी, जब इंटरोगेशन होता था, तंग तो बहुत करते थे, शारीरिक कष्ट भी देते थे। एक वहाँ मिस्टर PN राइटर करके पारसी थे, IPS, अच्छा, पढ़े लिखे थे, वेरी कॉन्शियस पुलिस पर, और मैंने उनको काफ़ी रिपोर्ट भी छापी थी। वो मुझे इंटरोगेट कर दे आए। उन्होंने बहुत मार्मिक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सारे रिपोर्टर सब तो लाइन पर आ गए, वो जो गोदी मीडिया कहा, सब तो गोदी मीडिया हो गई, वो लिखते हैं राहुल गांधी, क्या नाम उसका, संजय गांधी की इतनी भीड़ आई। ये मैंने एक बार कहा भी लोगों से, भीड़ आई, भीड़ लाई गई, दोनों बनता है। ये हिंदी का व्याकरण है, समझ लीजिए। तो आप सही ईमानदारी से लिखिए। खैर, तो उस वक्त जब ये राइटर साहब ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया, 2 बच्चों के बाप हो, परिवार है, सरकारी नौकरी, तुम्हारी पत्नी की डॉक्टर है, सुधारा और रेलवे में, अरे चुपचाप तुम अपने पटरी पे रहते, काम करते, घर जाते, तुम्हें क्या जरूरत है सब हीरोइज्म करने की। उसे रहा नहीं गया। पिताजी को मैं जेल दे चुका, तो हम लोग 3-3, 4-4 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। 42 में खाना नहीं था। नदरबाग मोहल्ले का जो पंसारी था, उसका पुराना बकाया उधार चुकाओ, तब देंगे तुमको। तो हम लोग क्या छोटे थे, तो बड़े भाई बहुत परेशान, क्या करें वो। तो उस वक्त खबर गई, रफ़ी अहमद किदवई लखनऊ जेल में थे। रफ़ी साहब हेरल्ड के डायरेक्टर थे। उन्हें पता चला कि रामा राव के परिवार में चूल्हा नहीं जल रहा है। उन्होंने तुरंत अजय प्रसाद जैन जो बाद में मंत्री हुए, उनको भेजा राजा साहब ओयल के पास, सीतापुर के आगे लखीमपुर के पास। और राजा साहब ओयल ने फिर कुछ पैसे दिया, बकाया चुकाया गया पंसारी का नजरबाग लखनऊ में। फिर राशन आया। ये मैं देख चुका था। तो मैंने कहा राइटर साहब से बातचीत में, आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे हीरो बनने की ज़रूरत क्या थी। तो लेकिन एक अगर आप जवाब देंगे मेरे सवाल का मिस्टर राइटर, तो आप क्लियर हो जाएंगे। 25 जून 1975 इमरजेंसी और सेंसरशिप लागू होने के पहले आप कौन सा अखबार पढ़ते थे? क्या ऑफ कोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं कहा उस दिन मैंने काम करता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में। कितने मिनट लेते थे आप पूरा 16 पेज का अखबार पढ़ने में? उनका करीब 20 मिनट। एडिट पेज है, फ्रंट पेज है, स्पोर्ट्स पेज है, तो टाइम तो लगता था, 20 मिनट लेता था मैं। हम 25 जून के बाद
जब सेंसरशिप आ गई कितना समय लेते थे? भाई तब तो समय कम लगता था, 10-12 मिनट लगते थे पढ़ने में, कुछ होता ही नहीं था पेपर में। क्या करे, सब सेंसर्ड होता था। तो स्पोर्ट्स फिल्म पढ़ के छोड़ देता था 12 मिनट। हाँ का मिस्टर PN राइटर DGP, आई हैव कम टू जेल टू रिटर्न यूर 8 मिनट्स। आपके 8 मिनट में लौटाने के लिए जेल में आया हूँ। खत्म हो सेंसरशिप। चुप हो गए हो। अच्छा, आपने बहुत सारे नेताओं से भी बात की होगी, अगर उनकी व्यक्तिगत पर्सनालिटी की बात करें, कौन आपको सबसे अच्छा प्रभावित करता रहा? नहीं, चरित्र के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सब माटी के पुतले हैं। चाहे पैसों के बारे में हो, चाहे सेक्स के बारे में हो, चाहे आराम पसंद जिंदगी हो। अब गांधीवादी खद्दर पहनने वाले नेताओं को शराब पीते देखा है, तो क्या कह सकते हैं। जी। बातचीत में पत्रकारिता की, लेकिन कुछ लोग जो मैं देखा, कुछ नेता स्कॉलर से, पंडित नारायण तिवारी का उदाहरण मैं हर एक को कोट करता हूँ। विधानसभा लाइब्रेरी में हर रोज 3-4 घंटे जाते थे वो, पुरानी डिबेट पढ़ते थे। और ये विपक्ष के नेता थे तो सत्तारूढ़ पार्टी कांपती थी जब सवाल पूछते थे। इतने पढ़े लिखे थे, स्कॉलर थे वो। विश्वनाथ प्रताप सिंह काफ़ी जानकारी रखते थे, साइंस के स्टूडेंट थे, पढ़ते खूब थे। तो ये सब लोग कुछ ऐसे, HN बहुगुणा, उनसे कोई पूछे कि ये सवाल पूछना है मुझे आपसे। और वो ऑयल मिनिस्टर थे, तेल मंत्री थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर बने। उनके फिंगर टिप्स पर तो सब याद था कि जैसे टेलीफोन का, कितने टेलीफोन है, कितनी कमी है, किस वर्ष तक पूरे हो जाएंगे, और पोस्ट ऑफिस में क्या सुधार हो सकता है वगैरह। HN बहुगुणा में तो इन मुख्यमंत्रियों जब मैंने देखा, मुझे लगा कि हाँ ये स्कॉलर्स है। हालांकि बड़े गरीब के परिवार थे, बड़े साधारण परिवार थे, लेकिन इतना अध्ययनशील थे, इतने जानकार थे लोग, जो अपने में एक अद्भुत चीज़ थी। क्यों आज के मुख्यमंत्री लोग उनका अनुकरण नहीं करते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं? अब देखिए विधानसभा में जो भाषण होते हैं, बिल्कुल वो प्रोवोक नहीं करते हम लोग को, सब्जी मंडी बन गया है, अनुप्राणित नहीं करते लिखने को, क्या लिखे। फिर एक हास्य, सबसे बड़ा दुखद जो मैंने असेंबली रिपोर्टिंग की है, पार्लियामेंट भी, हास्य खत्म हो गया हाउस में से। और ये हास्य की वजह से जितना भी तनाव था पॉलिटिक्स का, पंचर हो जाता, खत्म हो जाता था। और हास्य यूपी विधानसभा में अब तो खत्म ही हो गई, मैं देख ही नहीं रहा हूँ। पिछली बार आप कब गए होंगे, कुछ याद है? आखिरी बार विधानसभा कवर करने? करीब 2 साल हो गया। अच्छा। क्योंकि जहाँ कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहा इतना। जिस दिन जाऊँ हाउस एजेंट हो जाए मारपीट करके, तो बड़ा दुख होता था कि कितना जनता का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर, मैंने एक चीज़ देखा कि जो विधानसभा संसद में क्वेश्चन आंसर है, इसका महत्व सांसद समझ नहीं रहे हैं। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की पहले की बात है ये। अब सिर्फ एक MLA लिख सकता है कि फलाना तहसील में फलाना DM फलाना सिंचाई विभाग में क्या हुआ है। वो सवाल पूछेगा तो जवाब मिलेगा। तो इस प्रकार एक MLA भी एक्सपोज कर सकता है भ्रष्टाचार को, बशर्ते वो सवाल सही से पूछे। अब वो झगड़ा करते एजेंट हो गया, झगड़ा करते हो तो सत्ता पक्ष को लाभ हो गया, सवाल ही नहीं आता है, फिर क्या करेंगे। तो नौकरशाही मजबूत हो गई इन कारणों से। क्योंकि आपको पता नहीं है ना, नौकरशाही उसी का फायदा उठाती है। RTI आने के बाद थोड़ा लाब तो हुआ इस बारे में। अभी भी आप बहुत सारे अखबारों में एक घटना पर कहना बताना चाहूँगा कि जब मैं मुझे भारत के 5 जेलों में रखा, अलग अलग ढंग से व्यवहार किया, लेकिन जब मैं बड़ौदा जेल में था तो मैंने, हमारे जेलर थे मोहम्मद मलिक, बड़े शरीफ आदमी थे। जानते थे कि ये सब लोग बेचारे पत्रकार हैं, इनसे क्या मतलब, इस जुल्म के शिकार है। तो उनसे मैंने कहा, मलिक साहब आप उपकार करना चाहते हैं मेरा, अखबार नहीं मिलता है, और हम लोग 10 बाय 10 के तनहा सेल में रखे जाते थे, जो 100 साल पुराना था। तो हमें अखबार नहीं मिलता तो बड़ी तकलीफ होती है। एक पत्रकार हूँ, उनका देखिए मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो उस वक्त कई लोग आते थे, जो खासकर RSS वाले, जो सेवा भाव से जेलों में जो लोग
जेल गए उनके बच्चों की फीस, उनका घर का किराया, उनका मेडिकल, जो भी घर में सामान लाना है, जेलों में पहुंचाना है, सारा वो करते थे। तो जब मालिक साहब ने किसी से कहा, और मुझे पता नहीं था क्या हुआ, अखबार मिलने शुरू हो गए, और उसके बाद अभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती थी 11 अक्टूबर 2014 जी 11 अक्टूबर 2015 को लोकनायक जयप्रकाश जो हमारे हीरो थे उनकी जयंती थी। तो दिल्ली में सरकार ने, वेंकैया नायडू उस वक्त मंत्री थे, इन्होंने जितने लोकतंत्र प्रहरी हम सभी के लोग जेल गए थे सबका सम्मान किया। मुझे बुलाया, कल्याण सिंह थे जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे, वजूभाई वाला थे, बाद में कर्नाटक गवर्नर हुए, ऐसे कई लोग बुलाए गए और सबको ताम्रपत्र दिया गया, सम्मान किया गया। वहाँ नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, तो उन्होंने मुझसे अपने स्पीच में कहा, जो बगैर रिकॉर्ड हुआ, टेप रिकॉर्ड, वेंकैया नायडू उसको रिपीट किया। उनका ये बैठे हुए हैं विक्रम भाई, मुझे पहचानते नहीं हैं। उनका अरे आपको नहीं पहचानी, आप प्रधानमंत्री हैं, उनके पहचानते नहीं हैं। ये तो बड़ौदा जेल में थे, तो मैं इनको अखबार देने जा रहा था। मैं RSS का स्वयं सेवक था और मेरी ड्यूटी लगाई गई कि आप जेलों में सेवा कीजिए वहाँ। तो इनकी सेवा में अखबार पहुँचाता था। मैंने हाथ जोड़ के वही स्टेज पर उनका नमस्ते किया। आपके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक मछली को पानी दे दिया आपने, अखबार वाले पत्रकार को अखबार दे दिया, तो बहुत काम। आप अभी भी बहुत सारे अखबारों में लिखते हैं, अपने हाथ से टाइप करते हैं, टेक्नोलॉजी अभी आपने सीखी नहीं, सीखना नहीं चाहते? आलस। अच्छा। मेरे बच्चों ने बहुत कोशिश की मुझे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नॉलेज हो जाए, खरीदा भी बच्चों ने, लेकिन मैंने कहा कुछ चीज़ें नहीं सीखनी, जैसे मैथमेटिक्स नहीं सीखनी है, कंप्यूटर नहीं सीखना है, तो हमने प्रण हो गया नहीं सीखूंगा। और टाइपराइटर मुझे सुविधा है, मैं खुद टाइप 2 उंगली टाइप करता हूँ। क्योंकि वो भी आपने सीखा नहीं ना, देख देख के करते हैं। जी, आपकी कुछ और हॉबीज वगैरह भी नहीं है इन सब के अलावा? क्रिकेट, बैडमिंटन रहा, और बचपन में इच्छा भी थी, हसरत थी कभी क्रिकेटर बने, लेकिन जिले के आगे पहुंच ही नहीं पाया। अच्छा, आपका घर है, बच्चे हैं, परिवार है, कुछ घर के काम में भी मदद करते हैं? जैसे आप अपना काम टाइपराइटर से कर लेते हैं? अभी तक तो नहीं। अच्छा। अब इतने साल गुजर गए। हाँ, पत्नी कहीं कहती भी है तो बस खाना खा लेता हूँ। अच्छा। चलते चलते सर एक सवाल हमारा और है कि आज के जो पत्रकार हैं, जो हम लोग और हमारी बात की पीढ़ी है, इन लोगों के लिए कुछ आप कहना चाहते हैं कि जिससे नया दौर चलता रहे और कुछ पत्रकारिता में बदलाव? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने जी, और ये ज़रूरी भी है। इस देश की परंपरा रही है, मैं कोई प्रवचन के ढंग से नहीं बोल रहा हूँ, इस देश की परंपरा रही उत्कर्ष, एक्सीलेंस, चाहे वो चमोची हो, चाहे वो सुनार हो, बढ़ई हो, या वक्ता हो, प्रोफेसर हो, उत्कर्ष अगर नहीं आएगा, उसमें एक्सीलेंस नहीं आएगा अपने प्रोफेशन में, वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। पत्रकारों को भी कोशिश करनी चाहिए, वही जो कहा था जयशंकर प्रसाद ने, उस सीमा तक जाना है जिसके आगे कोई रास्ता ही ना हो। ये अगर लक्ष्य बना ले और बेहतर पत्रकार बनने की कोशिश करें, मेरे ख्याल से काफ़ी जो हमारे खिलाफ आलोचनाएं हैं, खामियां हैं, जो समस्याएं हैं, सब दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया एक छोटा शब्द है। जी नहीं, और बहुत शुक्रिया साथियों आपका भी कि आप लोगों ने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। आप ऐसे ही देखते रहिए, हम लोग आपको नई नई शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।